ईरान के ऑफिशियल्स कहते हैं कि ईरान में हिजाब पहनना चॉइस है, कंपल्शन नहीं। लेकिन जब 2 साल पहले 22 साल की ईरान की महसा अमीनी ने चूज किया कि वो हिजाब नहीं पहनेगी तो उसे मार दिया गया। या जब वहां की एक स्टूडेंट ने ड्रेस कोड के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो उसे पुलिस ले गई। पहले भी ऐसे कई मामले हैं जब ईरान की महिलाओं ने हिजाब नहीं पहनना चूज किया तो उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो कहने वाले तो यही कहेंगे कि ईरान में हिजाब करना वाकई चॉइस है। यू कैन ऑलवेज चूज हिजाब या मौत। और हिजाब ही क्यों, ईरान इराक जैसी कंट्रीज में महिलाओं के पास और भी कई चॉइसेस हैं, जैसे कि 9 से 13 साल के बीच शादी करो या मरो। इराक में लड़कियों की, मेरा मतलब है बच्चियों की शादी की एज 18 साल से घटाकर 9 साल करने की बात हुई। और ईरान में पहले से ही लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 13 साल है। तो लोगों के मन में सवाल उठता है, ईरान इराक जैसे देश अपनी फीमेल पॉपुलेशन पर इस तरह के नियम कानून लगाकर प्रूव क्या करना चाहते हैं? ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज मुस्लिम पॉपुलेशन वाले नेशंस में ही ज्यादा क्यों होते हैं? ऐसे देशों में शुरुआत से लेकर अब तक महिलाओं के अधिकार को लेकर क्या क्या बदलाव हुए हैं? वी विल डाइव डीप इनटू दिस। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो बात है ईरान और इराक जैसे देशों में महिलाओं की स्थिति की, और शुरुआत करेंगे इस सवाल के जवाब के साथ कि इन देशों में पहले क्या होता था, यानी when these countries came into existence, तब क्या थी यहाँ महिलाओं की स्थिति। लेकिन उसके लिए इनके एग्जिस्टेंस तक का सफर भी तो तय करना होगा। तो बैठते हैं टाइम मशीन पर और ट्रैवल करते हैं ऑल द वे बैक टू दैट रीजन जब वो ईरान इराक नहीं हुआ करता था। थोड़ा ब्रीफ में ईरान इराक का हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड समझते हैं। एंशिएंट टाइम्स से इराक और ईरान प्रेजेंट मिडिल ईस्ट का हिस्सा थे। एंशिएंट टाइम्स में करीब 1000 साल तक इराक ईरान अलग अलग नाम के देश नहीं बल्कि एक ही रीजन का हिस्सा थे। लेकिन ये पूरा रीजन इतना वास्ट था, इतना बड़ा था कि इसमें अलग अलग एम्पायर्स ने राज किया। जो प्रेजेंट डे इराक है वो रीजन एंशिएंट टाइम्स में मेसोपोटामिया कहा जाता था। इस पर कई एंशिएंट एम्पायर्स ने राज किया। बाद में इराक पर ऑटोमन एम्पायर ने लगभग 1534 से 1920 तक राज किया। हालांकि इसमें 1704 से 1831 के बीच ऑटोमन रूल नहीं था। उधर ईरान हमेशा से पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था, जहां पहले एक्मेनिड्स, हेलेनिस्टिक सेल्यूसिड्स और बाइजेंटाइंस जैसे एम्पायर्स का राज हुआ करता था। बाद में यानी 1500 के बाद यहाँ सफवीद डायनेस्टी ने राज किया। लेकिन ज्योग्राफिकली क्लोज होने की वजह से ईरान और इराक से कई सोशल डेवलपमेंट्स साथ ही इन दोनों ने देखे। इसीलिए उस वक्त यहाँ समाज में महिलाओं की स्थिति लगभग एक जैसी ही रही। ईरान के सिस्तान बालूचिस्तान में एक प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है, शहर सुख्ते, यानी जला हुआ शहर या बर्न्ट सिटी। यहाँ खुदाई के दौरान ये पता चला कि 4th से 3rd मिलेनियम BC में यहाँ की महिलाएं बड़ी पावरफुल थी। यहाँ जितनी भी कब्रें मिली उनमें से 90% में जो सील्स थी, यानी ट्रेड और गवर्नमेंट से जुड़े निशान या साइन जो इन कब्रों पर थे, वो औरतों की कब्रों पर थे। इसका मतलब कि ये महिलाएं समाज में इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में इन्वॉल्व रहती थी, जिससे ये पता चलता है कि उस जमाने में ये महिलाएं अपने समाज में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। एक्मेनिड एरा की टैबलेट्स में औरतों को 3 अलग नामों से पुकारा गया है, मूतू, इर्ती और दुक्सिस। मूतू का मतलब है साधारण यानी नॉन रॉयल औरतें जो रॉयल फैमिली को बिलोंग नहीं करती थी। इर्ती होती थी रॉयल फैमिली की अनमैरिड महिलाएं और दुक्सिस होती थी रॉयल फैमिली की शादीशुदा महिलाएं। ये टर्म्स दिखाते हैं कि उस दौर में भी शादी और राजा के रिश्ते से औरत की पहचान कितनी इंपॉर्टेंट थी। इन टैबलेट से ये भी पता चला कि रॉयल फैमिली की महिलाएं काफी ट्रैवल करती थी और अपनी प्रॉपर्टीज को खुद मैनेज करती थी। यहाँ तक कि रानी और उनकी लेडीज इन वेटिंग किंग और उसके कोर्टियर्स के साथ पोलो भी खेलती थी। तो इससे एक आइडिया मिलता है कि भले ही शादी औरतों की जिंदगी का स्टेटस तय करती थी, लेकिन वो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रही थी, क्योंकि इनमें पर्दे या महिलाओं के ढके छिपे रहने का जिक्र नहीं है। बल्कि इस दौर में महिलाएं ऊंचे पद पर रही हैं, जैसे कि सैसनिड एम्पायर की प्रिंसेस पुरंदोख्त जो खुसरो I की बेटी थी, लगभग 2 साल तक पर्शियन एम्पायर की शासक रही थी। इस दौरान कई ईरानी महिला सैनिक भी थी जो पुरुषों के साथ लड़ाई में शामिल होती थी।
इवन पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग्स में ईरानी औरतों को खूब दर्शाया गया है और इन आर्टवर्क से अलग अलग वक्त के फैशन ट्रेंड्स को समझा जा सकता है, जिसमें पर्टिकुलरली हिजाब जैसा कुछ एविडेंट नहीं है। लेकिन एक जो जनरल परसेप्शन है कि औरतों को ढकने का रिवाज इस्लाम से शुरू हुआ, ये सही नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। उनका कहना है कि इस्लाम से 1200 साल पहले पर्शिया में जब ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म धर्म को प्रैक्टिस किया जाता था, तब साइरस द ग्रेट ने औरतों को ढकने की प्रथा शुरू की थी और लॉजिक दिया गया था कि इससे औरतों की पवित्रता बनी रहेगी। वैसे ऐसे स्टेटमेंट्स तो आज 21वीं सदी में भी सुनने को मिलते हैं, यानी 21वीं सेंचुरी में जीने के बावजूद लोग अब भी सदियों पुरानी सोच ही रखते हैं। तालियां। सॉरी, सरकाज़म बाद में कर लेंगे, पहले क्रोनोलॉजी मेंटेन करते हैं और वापस एंशिएंट टाइम्स का रुख करते हैं। तो हम यहाँ थे कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि औरतों के ढके रहने की ये परंपरा पहले साइरस के शासन वाले एक्मेनिड्स से हेलेनिस्टिक सेल्यूसिड्स और फिर बाइजेंटाइंस तक पहुंची और आखिर में जब अरब ने सैसेनियन एम्पायर का खात्मा किया और पर्शिया पर अरब विजेताओं ने कब्जा कर लिया, तो उन्होंने इसे हिजाब का रूप दे दिया, जो धीरे धीरे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में फैल गया। तो पर्शिया में अरब इन्वेजन के बाद महिलाओं की जिंदगी में क्या बदलाव आए, ये समझते हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि उस वक्त पर्शियन सोसाइटी ने ओवरऑल तो सोशल, कल्चरल और लीगल फैब्रिक में एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखा ही, लेकिन महिलाओं ने पर्टिकुलरली अपने राइट्स, रोल्स और डेली लाइव्स में कई ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सपीरियंस किए। सबसे पहले पर्दे की बात करते हैं। पर्दा और समाज में महिलाओं की भूमिका। पर्दे का कॉन्सेप्ट पर्शिया में अरब शासन के बाद और सख्त हो गया। सैसेनियन एरा में भी महिलाओं के लिए कुछ प्रतिबंध थे, लेकिन अरब आक्रमण के बाद पर्दा और हिजाब पर ज्यादा जोर दिया गया। पर्दे को प्राइवेसी और मॉडेस्टी मेंटेन करने के तौर पर देखा जाने लगा, जिसमें महिलाओं को वेल या कवरिंग पहनना और पब्लिक स्पेस में खुद को मर्दों से अलग रखना होता था। इतिहासकार लैला अहमद कहती हैं कि इस्लामी शासन ने पर्दे का कॉन्सेप्ट सख्ती से लागू किया और इसे रिलीजियस ऑब्लिगेशन के रूप में एस्टैब्लिश किया। वैसे सैसेनियन एरा वाले पर्शिया में भी नोबल महिलाएं वेल पहनती थीं, लेकिन अरब शासन ने इस कस्टम को ज्यादा एक्सटेंसिव और सोशली मैंडेटरी बना दिया। हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं कि अरब शासन के साथ महिलाओं के लिए 4 दीवारी का कॉन्सेप्ट स्थापित होने लगा, जिसमें उनका मूवमेंट और इंटरैक्शन लिमिटेड हो गया। तो इससे महिलाओं के सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ा? अरब कॉन्क्वेस्ट के बाद महिलाओं के लिए फ्रीडम और सोशल इंटरैक्शन पर रिस्ट्रिक्शंस लगने लगे। पब्लिक स्पेस में महिलाओं की विजिबिलिटी सीमित हो गई और उनकी एक्टिविटीज को लार्जली डोमेस्टिक स्फीयर तक बाउंड किया गया, यानी मोस्टली घर के अंदर अंदर कन्फाइन कर दिया गया। जैसे कि इतिहासकार निकी केडी लिखती हैं कि इन द अर्ली इस्लामिक पीरियड women's public presence was discouraged and their roles were confined largely within the home। तो इस दौरान महिलाओं का शादी और पारिवारिक जीवन कैसा हुआ करता था? शादी के नॉर्म्स और लॉज भी इस्लामी ट्रेडिशंस के हिसाब से बदल गए। सैसेनियन एरा में भी शादी का सिस्टम स्ट्रक्चर्ड था, लेकिन अरब शासन ने इस्लामी शरिया के मुताबिक कुछ नए लॉज इम्प्लीमेंट किए। इस्लामी कानून में शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा गया है और ये कॉन्सेप्ट पर्शिया में भी फैलने लगा। इस्लामी शासन के साथ पॉलीगमी यानी एक से ज्यादा वाइफ्स रखने का कॉन्सेप्ट भी कॉमन हो गया। हालांकि प्री इस्लामिक पर्शिया में भी हाई स्टेटस मर्द मल्टीपल वाइफ्स रखते थे। इस्लामी शासन ने इस प्रैक्टिस को लीगल और एक्सेप्टेड बना दिया। शरिया कानून में एक आदमी को 4 वाइफ्स तक रखने की परमिशन थी और ये प्रैक्टिस ग्रेजुअली पर्शियन सोसाइटी में अब्सॉर्ब होने लगी। अच्छा, शरिया में शादी की एज के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट लिमिटेशन नहीं थी और फैमिली की कंसेंट पर जोर दिया गया था। पर्शियन सोसाइटी में इसको अडेप्ट करते हुए यंग एज मैरिजेस कॉमन होने लगी। इतिहासकार फातिमा मरनिसी ने लिखा है कि लड़कियों की अर्ली मैरिज को अक्सर एनकरेज किया जाता था, क्योंकि वो फैमिली ऑनर और स्टेबिलिटी को सिंबलाइज करता था। अब इससे क्या हुआ कि पर्शियन सोसाइटी में जो पहले रिलेटिवली हाई एज में शादी करती थी, उन्होंने भी ग्रेजुअली इस ट्रेडिशन को अडॉप्ट कर लिया। तो ये थी शादी की बात, लेकिन इस समय महिलाओं की शिक्षा का क्या हाल था? एज पर हिस्टोरियंस, अरब शासन के आने के बाद महिलाओं की शिक्षा पर भी काफी प्रभाव पड़ा। सैसेनियन रूल में महिलाओं को शिक्षा में थोड़ा फ्रीडम मिलता था, खासकर नोबल फैमिलीज की महिलाएं फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी और लिटरेचर में इन्वॉल्व होती थी। लेकिन अरब कॉन्क्वेस्ट के बाद महिलाओं की शिक्षा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अरब शासन ने एक इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश किया,
जिसमें रिलीजियस एजुकेशन और अरबिक लैंग्वेज पर फोकस था। महिलाओं के लिए रिलीजियस टीचिंग्स लेना इनकरेज किया जाता था, लेकिन सेक्युलर या साइंटिफिक एजुकेशन को डिस्करेज किया गया। इतिहासकार अजीज अल अज़्मे कहते हैं कि इस्लामिक रूलिंग क्लास इस बात को प्रेफर करता था कि महिलाएं इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक परसूट्स के बजाय रिलीजियस नॉलेज पर फोकस करें। अरब कॉन्क्वेस्ट के बाद महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी कई बदलाव देखे गए। अरब शासन से पहले पर्शियन महिलाओं को कुछ सिविल राइट्स मिलते थे, जैसे कि प्रॉपर्टी ओन करना और कुछ केसेस में बिजनेस हैंडल करना। लेकिन इस्लामी कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनके अधिकार ग्रेजुअली रिस्ट्रिक्ट हो गए। इनहेरिटेंस लॉज में भी चेंजेस आए जो कि विमेन्स राइट्स को लिमिट करते थे। शरिया में महिलाओं के इनहेरिटेंस राइट्स को मेल काउंटरपार्ट्स के मुकाबले हाफ कर दिया गया। इतिहासकार ईरा लैपिडस ने बताया है कि इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ महिलाओं के शेयर को लिमिट करता है, ऑफन रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ सब्सटैंशियल इकोनॉमिक पावर फॉर देम। पहले पर्शियन सोसाइटी में महिलाओं को कुछ केसेस में इक्वल शेयर मिल सकता था, लेकिन इस्लामी शासन ने इस सिस्टम को बदल दिया। महिलाओं ने कल्चर और ट्रेडिशन फॉलो करने में भी काफी बदलाव फेस किए, क्योंकि अरब आक्रमण के बाद पर्शियन कल्चर और इस्लामिक कल्चर का मिक्स होने लगा, जो कि एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता गया। कुछ पर्शियन ट्रेडिशंस जैसे कि महिलाओं का फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना या फैमिली फंक्शंस में इन्वॉल्व रहना ग्रेजुअली खत्म होने लगा, लेकिन कुछ महिलाओं ने इसको रेजिस्ट भी किया और कल्चरल एसिमिलेशन के प्रोसेस में अपने ट्रेडिशंस को मेंटेन रखने की कोशिश की। इतिहासकार अमीरा बेनिसन लिखती हैं कि भले ही अरब कॉन्करर्स ने लोगों पर अपना कल्चर इम्पोज किया, लेकिन कई पर्शियन महिलाओं ने अपने हेरिटेज और अपनी आइडेंटिटी को बचाने के रास्ते निकाले। ये रेजिस्टेंस एक ग्रेजुअल और सटल प्रोसेस था, जिसमें महिलाओं ने अपने कस्टम्स और लैंग्वेज को मेंटेन रखने की कोशिश की। और फिर आया बड़ा बदलाव। 1932 में उधर इराक एक स्वतंत्र देश बन गया और उधर 1935 में पर्शिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया गया। ईरान और इराक बनने के बाद धर्म, राजनीति और समाज की नई दिशाओं ने महिलाओं की जिंदगी पर बड़ा असर डाला। अगर अलग से ईरान में महिलाओं की स्थिति पर नजर डालें तो आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले 1925 में ईरान में पहलवी डायनेस्टी ने रूल करना शुरू किया। इस डायनेस्टी के पहले रूलर थे रजा शाह, जो अमेरिका और ब्रिटेन से काफी इन्फ्लुएंस थे। उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह भी वेस्टर्न नेशंस के तौर तरीके और महिलाओं के बराबरी के हक को समझते थे। इन दोनों रूलर्स ने महिलाओं को खुलकर जीने के लिए कई बड़े फैसले किए, जैसे कि 8 जनवरी 1936 को रजा शाह ने कश्फ हिजाब लागू किया। इसमें नियम ये था कि अगर कोई महिला हिजाब पहनेगी तो पुलिस उसे उतार देगी। उन्होंने सोचा कि अगर महिलाएं ट्रेडिशनल पोशाक छोड़कर मॉडर्न कपड़े पहनेंगी तो ये ईरान के मॉडर्नाइजेशन के लिए अच्छा होगा। ये बदलाव शुरू में तो प्रोग्रेसिव लगा, लेकिन कई महिलाएं जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के तहत हिजाब पहनती थीं, उन्होंने इस कदम का विरोध किया। बट थैंकफुली फिर 1941 में शाह रजा के बेटे मोहम्मद रजा ने शासन संभाला और कश्फ हिजाब पर रोक लगा दी। तब उन्होंने महिलाओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने का फ्रीडम दिया, यानी अगर हिजाब करना है तो कोई हटाने को भी नहीं बोलेगा और नहीं करना है तो भी इट वाज फाइन। फिर 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान की सरकार ने दोबारा महिलाओं के लिए मैंडेटरी हिजाब का नियम लागू कर दिया। इसका मतलब था कि सभी महिलाओं को पब्लिक प्लेसेस में सिर ढकना जरूरी हो गया। जो महिलाएं इस नियम का पालन नहीं करती थीं, उन्हें सजा का सामना करना पड़ता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह एक पेंडुलम एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, वैसे ही ईरान में महिलाओं की ड्रेस कोड्स बदलते रहे। पहले हिजाब हटाना जरूरी था और बाद में हिजाब करना जरूरी बना दिया गया। इसके अलावा शादी और अधिकारों के मामले में भी ईरान में काफी बदलाव हुए। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद महिलाओं की लीगल एज ऑफ मैरिज को घटाकर 13 साल कर दिया गया, और इतना ही नहीं, स्पेशल सिचुएशंस में इससे भी कम उम्र में शादी की इजाजत मिल सकती थी। वहीं महिलाओं के डिवोर्स के राइट्स भी सीमित कर दिए गए थे और इनहेरिटेंस में उनका हिस्सा कम कर दिया गया था। एक तरह से देखा जाए तो एक मॉडर्न सोसाइटी के विजन से शुरू हुआ ईरान धीरे धीरे रिलीजियस और ट्रेडिशनल नियमों में बंध गया। तो इस वक्त इराक में महिलाओं की स्थिति क्या चल रही थी? इराक में स्थिति थोड़ी सी अलग थी। 1932 में जब इराक ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की वजह से वहाँ कुछ वेस्टर्न वैल्यूज भी शामिल हुई। इराक में भी महिलाओं के लिए पर्दा और ट्रेडिशनल क्लोथिंग एक आम बात थी, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस बना रहा। 1958 में इराक में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया
जो विमेन के राइट्स के लिए थोड़ा लिबरल था। महिलाओं को एजुकेशन, जॉब और पब्लिक लाइफ में हिस्सा लेने के लिए इनकरेज किया गया। उन्हें वोटिंग राइट्स भी दिए गए जिससे वो अपने पॉलिटिकल राइट्स का इस्तेमाल कर सके। 1970s में सद्दाम हुसैन के सत्ता में आने के बाद इराक में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सुधरी। उन्हें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और कई प्रोफेशंस में काम करने का हक दिया गया। ये ऐसा था जैसे एक नए रास्ते पर चलने की शुरुआत हो, जहां विमेन को सोसाइटी में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था। लेकिन 1980s में शुरू हुई ईरान-इराक वॉर और बाद में गल्फ वॉर ने इराक में इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी और इस वजह से महिलाओं के राइट्स पर भी असर पड़ा। हालांकि सद्दाम के दौर में मैंडेटरी हिजाब जैसा कोई रूल नहीं था, फिर भी सोसाइटी में कंजर्वेटिव एलिमेंट्स मौजूद थे जो विमेन को प्रेशर डालते थे कि वो ट्रेडिशनल क्लोथिंग ही पहने। इराक में भी 1990s के बाद रिलीजियस कंजर्वेटिज्म बढ़ा, जिससे हिजाब और पर्दा फिर से महिलाओं के लिए एक सोशल एक्सपेक्टेशन बन गया। शादी और अधिकारों के मामले में भी इराक में कुछ हद तक लिबरल लॉज थे, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर ऐसा था कि कम उम्र में शादी करना, ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स निभाना महिलाओं के लिए एक नॉर्म बन गया था। ईरान और इराक बनने के बाद दोनों देशों में महिलाओं की स्थिति पर रिलीजियस और पॉलिटिकल चेंजेस का गहरा असर पड़ा। ईरान में जहां रिलीजियस लॉज को ज्यादा सख्ती से लागू किया गया, तो वहीं इराक में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और लोकल ट्रेडिशंस का एक मिक्सचर देखने को मिला। लेकिन दोनों ही देशों में विमेन का फ्रीडम हमेशा पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच बैलेंस बनाते हुए लिमिटेड होता रहा। तो करंट सिचुएशन की बात की जाए तो आज ईरान में हिजाब, कानून और शादी की उम्र जैसे मुद्दों पर फिर से बहस चल रही है। यहाँ महिलाएं हिजाब के कंपल्शन का विरोध कर रही हैं। वहीं इराक में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म की वजह से महिलाओं के अधिकारों पर दबाव बनता है। इन दोनों देशों की महिलाएं आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और कई बार उन्हें सत्ता और समाज से टकराना पड़ता है। और सच पूछो तो इन देशों में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं है, क्योंकि कोई देश सिर्फ अपने कानून से प्रोग्रेसिव नहीं बनता। अगर हर देश के लोग लॉजिक और सेंसिबिलिटी के साथ सोच को वाइडन करें तो आई एम श्योर हम एक आइडियल वर्ल्ड की तरफ कदम बढ़ा लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग स्विच।